जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर पीडियाट्रिशियन हमारे साथ बैठे हैं। डॉक्टर साहब प्रोफेसर हैं, हम उनसे सवालात करें और आपके लाइव कॉल्स के भी मुंतज़र हैं। डॉक्टर साहब से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताएं कि अभी तो हमने डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स ज़रा डिस्कस कर लिए, साइंस एंड सिम्टम्स। क्या ऐसी चीज़ें वैसे आम तौर पे पेरेंट्स शुड नोट इन देयर चिल्ड्रन एंड सी के कोई अनहेल्दी बात हो रही है या डॉक्टर से उनको रिजू करना चाहिए? जी, बिल्कुल ऐसे है कि बच्चा जब भी कभी बीमार होता है तो उसमें कुछ अलामात आती हैं। कुछ अलामात ऐसी हैं कि जो हम जिसको एक तरह से मामूल की बात कह लें, जैसे बुखार का ज़्यादा हो जाना है। तो पेरेंट्स आमतौर पे उनसे तो काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं कि बुखार बहुत तेज़ हो गया हुआ है। लेकिन हम इनफैक्ट बुखार से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। और अगर हमें ये पता हो कि इस दौरान खुदा न खास्ता दौरा नहीं पड़ेगा, फिट्स नहीं पड़ेंगे, तो हम शायद फीवर को इतना एड्रेस ही ना करें, उसको ज़्यादा ट्रीट ही ना करें। सही हो गया। हाँ जी, लेकिन अगर बच्चा एक ऐसा है कि जो अपनी रूटीन से थोड़ा हट गया है जी, मिसाल के तौर पे वो गैर ज़रूरी तौर पे ड्राउजी है, अच्छा, तो नींद की हालत में है, ग़नूदगी में है, उसको बुखार है या नहीं है ये ख़तरे की बात है, इस पे तवज्जो कीजिए। एक ऐसा बच्चा है जो बिला वजह से रो रहा है और उसको बहुत इरिटेबल सा हो गया है, वो भी बच्चा ठीक नहीं है, फौरी तौर पे तवज्जो दें। ठीक है। कोई बच्चा जो किसी वजह से भी फीड नहीं ले रहा, बिल्कुल सही, इस बात को आप बहुत बड़ी बीमारी की अलामत समझें कि बच्चा ठीक से फीड नहीं ले रहा, लेकिन उसमें ये पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि 2 घंटे बाद लेता था तो 2.5 घंटे हो गए हैं। ये ज़रा ख्याल रहे, लेकिन मतलब जो पैटर्न एक डेवलप हो जाए, तो जो अपनी हैबिट से थोड़ा हटता है, अपनी मामूलात से हटता है, वो बच्चा ठीक नहीं है। कोई बच्चा है जिसको बुखार खांसी है, तो हम कई दफ़ा ऐसा कहते हैं कि बुखार खांसी मौसमी है, खुद ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी भी दवाई मिल जाए। लेकिन जिस बच्चे का सांस तेज चल रहा हो वो बहुत खतरनाक है। अच्छा, उसकी फौरी तवज्जो करनी चाहिए। ब्रेथलेसनेस या सांस की रफ्तार तेज हो जाना, जो कि अगर आप सिर्फ चेस्ट एक्सपोज करके देख लें तो आप देख पाएंगे कि छाती बहुत तेजी से हरकत कर रही है और वहाँ गड्ढे पड़ रहे हैं। ये छाती तेज चलना, गड्ढे पड़ने, ये निमोनिया की अलामत है। तो इस और बहुत सी और बीमारियां, जो थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो एस्थमा भी होगा, और अगर हार्ट से रिलेटेड भी कोई कलर भी कोई चेंज हो वो भी नोट करना चाहिए, है ना? आंखों का कलर चेंज होता है, उससे भी पता चलता है। कुछ आप देखते हैं कि बच्चा नीलाहट आ रही है उसके नाखूनों में या कुछ, मतलब ये नीलाहट आना तो आप ये समझ लें कि टर्मिनल साइन की तरफ चला जाता है ना। हम ये चाहते हैं कि जब ये अलामात आती हैं तो उस वक्त आप फौरी तौर पे किसी से राब्ता कायम करें। एक और हमारे साथ कॉलर हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलें, कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी हम ब्रेक पे गए थे और आप बता रहे थे कि बच्चों में न्यूनेटल जो डेथ्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, वो मैंने कहाँ लिखा है ये मुझे अब याद नहीं। आपने कहा था कि 1000 में से जो 100 बच्चा है वो हर साल डेथ का शिकार हो जाते हैं। ये नियोनेट्स में आपने बताया था। ये 5 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, वो तकरीबन जो आपने फिगर बताई है उसके अराउंड या कोई 90% कहा जाता है। तो उसमें से अगर हम एनालाइज करें तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तकरीबन 2/3 बच्चों की डेथ हो रही है। अच्छा, 2/3? 3 बीमारियां ऐसी हैं। उनमें से एक तो हमने जैसे डायरिया की बात की, और ये डायरिया से असूली तौर पे एक डेथ नहीं होनी चाहिए, ये सब प्रिवेंट की जा सकती हैं सिर्फ निमकोल देने से। बिल्कुल सही आपने। इसी तरह निमोनिया से जैसे अभी हमने बात की कि सांस तेज आता है और गड़े पड़ते हैं, अगर आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू कर लें तो ये भी तकरीबन सब की सब डेथ्स प्रिवेंटेबल है। सही हो गया। तो ये तकरीबन मिल के कोई 37% के करीब डेथ्स जो हैं इन 2 बीमारियों से हो रही हैं। 25% के करीब डेथ्स जो हो रही हैं वो पहले 28 दिनों में हो रही हैं, जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 28 दिन तक, जिसको हम न्यू डेट या न्यू बॉर्न कहते हैं, वहाँ पे मरते हैं। तो आप तकरीबन ये समझ लें कि जितने बच्चे 5 साल में मरते हैं उनमें से आधे बच्चे पहले 28 दिनों में मर जाते हैं। और उनमें से भी अगर आप देखें तो तकरीबन 2/3 बच्चे ऐसे हैं जो पहले हफ्ते में मर जाते हैं। और ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाती है, हमारी
हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ सिस्टम ऐसा बनाया जाता है कि जब बच्चा पैदा हो तो कोई एक हेल्थ वर्कर, उसका डॉक्टर होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चे को रिससिटेट कर सके, संभाल सके, और फिर उसका एक थोड़ा सा मुआयना करके सिर्फ ये फैसला कर सके कि इस बच्चे का यहीं पे ठीक है माँ के पास है, या इसको कोई मसला है जिसके लिए इसको डॉक्टर को दिखाया जाए। अगर हम ये काम कर लेते हैं तो इनमें से डेफिनेटली हम बहुत बड़ी मिकदार जो जिनकी डेथ्स हो रही हैं उनको रोक सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे जिनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, ये भी तकरीबन सारे उस वक्त के नज़दीक जो मसले मसाइल होते हैं बच्चों के, उनका नतीजा होते हैं। अच्छा, मतलब वो फौरी तौर पे तो उनकी डेथ नहीं हो रही, लेकिन सब्सिक्वेंटली उनकी डेथ हो जाती है। और स्पेशल बच्चे हैं, फैमिली पे बोझ हैं, और सिस्टम हमारे यहाँ ऐसा है नहीं कि उन सारे बच्चों को किसी एक छत के नीचे मैनेज किया जा सके। पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो ये इन तमाम चीज़ों से हम बच सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, अगर हम सिर्फ बेबी की डिलीवरी के वक्त कोई तरबियत याफ्ता अमला मौजूद हो जो बच्चे को रिससिटेट करे। और रिससिटेट करने में भी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत सिर्फ थोड़ी सी तरबियत की जरूरत है उनको। इट्स लाइक निपिंग द ईविल इन द बड कि टाइम ले किया जी, उसी वक्त उसको कर लें ताकि बाद में कोई मसला ना जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग ऑन बोर्ड विद अस, और इंशाल्लाह आपको फिर भी बुलाएंगे क्योंकि और भी सवालात थे और आपसे वो भी जारी रहेगा इंशाल्लाह सिलसिला। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अच्छा नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो नई जनरेशन है उसकी सेहत हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, फ्रॉम द टाइम दैट अ चाइल्ड इज़ बॉर्न आपने उसका ख्याल रखना है और साइंस और सिम्टम्स खुद से नोट करने और अपना बहुत ख्याल रखना है। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।